नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और वोट यात्रा का आज का पड़ाव है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की अपराजिता सारंगी। इस पूर्व आईएएस अधिकारी को एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है। उनको चुनौती देने के लिए बीजू जनता दल ने मनमथ राउतराय को उतारा है। मनमथ पूर्व पायलट हैं और देखना होगा कि सारंगी के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती साबित होते हैं। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर देश के पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र है। वक्त के साथ बदलता भुवनेश्वर सैकड़ों साल के इतिहास और संस्कृति को अपने अंदर समाये हुए है। भगवान शिव के नाम त्रिभुवनेश्वर के नाम पर भुवनेश्वर शहर का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ करीब 7,000 मंदिर हुआ करते थे। आज भी उसी विरासत के सबूत यहाँ दिखते हैं। आजकल भुवनेश्वर चुनावी रंग में डूबा हुआ है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर शहर में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। खुर्दा जिले में आने वाले भुवनेश्वर लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी अपराजिता को बीजेपी ने टिकट दिया है। अपराजिता सारंगी अपने भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। उनकी एक आवाज पर पूरा हॉल उत्साहित होता दिखता है। 1998 से भुवनेश्वर पर बीजू जनता दल का कब्जा रहा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में अपराजिता ने बीजेपी के लिए सीट बीजेडी से छीन ली थी। हम अपराजिता जी की गाड़ी पर सवार हैं और जा रहे हैं उनके अगले कार्यक्रम में उन्हीं के साथ, लेकिन इस बीच थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं। अपराजिता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अपराजिता जी, ये बताइए कि इस वक्त आपकी प्राथमिकता क्या है, डोर टू डोर या फिर जो आपने कमाल 2019 में किया था उसके सक्सेस पर अब आगे बढ़ना है, उसी को आधार बना? देखिए, 5 वर्ष में सांसद रही। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे फिर से भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका दिया, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में 156 पंचायत हैं और 112 अर्बन वार्ड्स हैं। कहते हुए ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे पंचायत और सारे अर्बन वार्ड्स को मैंने विज़िट किया है, पदयात्रा की है और बड़ी बात यह है कि 1152 गाँव हैं। अधिकांश गांव, मुझे लगता है करीबन 96% गाँवों को मैंने कवर किया है और अभी जो 4% रह गए हैं उन्हें भी मैं अभी कवर कर रही हूँ। तो कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ के लोगों को ऐसा लगे कि उनकी सांसद उनके पास पहुँची नहीं हो। बड़ी बात होती है लोगों के साथ खड़ा होना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की समस्याओं को हृदयंगम करना और समाधान करना। तो मैंने अपने कार्यालय को बड़ा चुस्त दुरुस्त किया था। मैं प्रशासनिक अधिकारी थी, मैं इसी क्षेत्र में जिला कलेक्टर थी और मैं यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर भी थी। तो ये जो क्षेत्र है, भुवनेश्वर हो या भुवनेश्वर के आसपास जो ग्रामांचल है, ये मुझे लगता है कि मेरी हाथों की लकीर की तरह मैं इन्हें जानती हूँ। कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या नहीं हुआ है, पहले स्थिति क्या थी और अभी क्या स्थिति है, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है। अपराजिता सारंगी बीजेपी से जुड़ने से पहले ओडिशा काडर की 1994 बैच की प्रशासनिक अधिकारी थी। सारंगी 2018 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहीं। इस्तीफा देकर वो 2019 में लोकसभा चुनावों में उतरी। अपराजिता का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। उनके पति संतोष कुमार सारंगी ओडिशा के हैं, यानी बिहार की बेटी अब पूरी तरह से ओडिशा की बहू है।
अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, तो एक चैलेंज भी रहता है अर्बन सेंटर में, तो वो चैलेंज आप फेस कर रही हैं क्या? क्योंकि जो रीच होती है रूरल एरियाज़ में वो ज़्यादा अच्छी होती है और बेहतर होती है एक नेता के लिए। मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर 4 वर्षों तक भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर थी, तो उसकी वजह से यहाँ जितने तरह के लोग हैं, मैं कहूँ हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करने का मैंने प्रयास किया। जैसे हमने वेंडिंग जोन्स किया है, तो वहाँ जितने भी हमारे यहाँ उठा दुकानी बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स है वो हमारे बंधु हैं। बहुत बस्तियाँ हैं, करीबन 450 बस्तियाँ हैं हमारे शहर में, तो उनके साथ भी बहुत काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी भी उनके साथ मैं बहुत ही जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा शहर में अपार्टमेंट्स हैं, तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं बहुत सारे, करीबन 450, तो उनके साथ भी मैं लगातार इंटरफेस करती रही हूँ। मैंने इन 5 वर्षों में सिटीज़न इंटरफेस ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी सारे, करीबन मुझे लग रहा है 12 या 13 किया। तो उसमें बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वृत्तिजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो आती थीं और उनके साथ मेरा संपर्क स्थापित रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप भी, अगर मैं तो निमंत्रित करती हूँ, आप जाके कहीं भी किसी से भी मेरे विषय में पूछें तो सकारात्मक उत्तर ही मिलेगा और सबके साथ मेरी जान पहचान है। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, तो इस तरह का माहौल है। अपराजिता हाल के दिनों में चर्चा में रहीं। वो लोकसभा में एथिक्स कमेटी की सदस्य थीं। हमने उनसे तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के फिर से चुनाव लड़ने पर भी सवाल किया। महुआ मोइत्रा जी पढ़ी लिखी महिला हैं और विदेश में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, मेरी अच्छी मित्र भी रही हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने इस स्थिति को आमंत्रित किया था। देखिए, हम किसी भी पद पदवी पर रहें, हमारी जितनी भी शिक्षा हो, हमें विनम्र रहना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहिए, और किसके लिए क्या लक्ष्मण रेखा है वह तो हमें ही तय करना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमा से बाहर जाकर बातचीत करना और कर्तव्य संपादन में त्रुटि करना, जो नियम हैं, कानून हैं, उसके विपरीत जाना या उसके ऊर्ध्व में जाना, ये तो गलत है। सांसद के तौर पर उन्हें जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया और इसकी वजह से उन्हें दंड मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी शुभेच्छा उनके साथ है, शुभकामना है। वो फिर से चुनाव मैदान में है, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को सजाना भी उनको पड़ेगा। देखिए, मेरा व्यवहार मेरे ऊपर निर्भर करता है और मेरा व्यवहार मेरा दायित्व है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और उनके अपने व्यक्तित्व को ठीक करना होगा। ये भुवनेश्वर से बीजेडी उम्मीदवार मनमथ राउतराय का शंखनाद है। बीजेडी इस बार पूरा जोर लगा रही है कि वो भुवनेश्वर सीट बीजेपी से वापस ले ले, लेकिन पहली बार चुनाव मैदान में उतरे मनमथ के लिए चुनौती कम नहीं है। भुवनेश्वर के लिए मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों पर अपने वोटरों से वोट मांग रहे हैं? जो मूल मुद्दे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की आवास योजना, जो कोटा उड़ीसा के लिए था पिछले 5 साल में, चाहे आप कोविड को इंक्लूड भी कर लो, तब भी हमारा कोटा कुछ 15 लाख के थे। 15 लाख से 8 लाख ही मिले, तो 7 लाख क्यों कट गए? वो क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं किया किसी ने। हमने बहुत कोशिश किया कि ये भुवनेश्वर के जोन जो है, कैपिटल रिंग रोड, जैसे हर मेट्रो के आसपास कहीं ना कहीं कुछ सिटीज में तो इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड भी बन गए। तो ये जो प्रपोजल 2021 से पड़ा हुआ है, उससे पहले प्लानिंग स्टेज में था, प्रॉमिस भी किया था शुरू करने के लिए। एक ईंट तो बहुत दूर की बात है, प्लानिंग भी नहीं हो पाया। बजटरी एलोकेशन अभी किया है जब इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये सब, और जो युवक लोगों के लिए नौकरी की बात है, नौकरी में कितना सहायता किया, केंद्र सरकार की तरफ से क्या योगदान था,
वो आज तक अभी तक नहीं बता पाए क्या किया उड़ीसा के लिए। उड़ीसा का क्या प्रायोरिटी है? अभी 7 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है जो रेलवे कनेक्शन अभी भी नहीं है, और आप उधर बुलेट ट्रेन चला रहे हो। पिछले 6 साल से 2018 से राज्य सरकार मांग रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनका खरीदने का जो है फार्मर्स का 2,900 रुपये होना चाहिए। अभी फिलहाल 2,130 के। अभी आज ही मैनिफेस्टो निकला है बीजेपी का, उन्होंने बोला कि 3,100 रुपये दे देंगे। तो 6 साल से क्या कर रहे थे भाई? हम तो वही मांग रहे थे। तो क्या ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं है? तो इनका ध्यान बिल्कुल है नहीं। इनको बस जो वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये फेल इसीलिए हो गए इधर क्योंकि उड़ीसा में धर्म की राजनीति नहीं चल सकती। वैसे मनमत 6 बार कांग्रेस के विधायक रहे सुरेश राउतरे के बेटे हैं। पेशे से पायलट मनमत ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेडी का हाथ थामा है। जब उनके पिता प्रचार में जुटे तो कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं मनमत के बड़े भाई सिद्धार्थ कांग्रेस के ही टिकट पर नीमापाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार के अंदर की ये खींचतान भी भुवनेश्वर में चुनावी मुद्दा है। आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, भुवनेश्वर के रण में उतरे हैं। सबसे बड़ी चुनौती आप इस वक्त क्या मान रहे हैं अपने लिए, क्योंकि आपका ये पहला चुनाव है? नहीं, मैं पहले एक परिवार से बिलोंग करता हूँ जो पिछले 60 साल से हैं इस जगह पे। पॉलिटिक्स, राजनीति जो बोलते हैं आप। 6 बार एमएलए बन चुके हैं मेरे पिताश्री, मंत्री भी थे, कांग्रेस में थे 60 साल, तो एक ही पार्टी में थे शायद वो। और जब से जन्मे हैं हम लोग एक राजनीति परिवार में जन्मे हैं, और यही सीखा है कैसे सेवा करना है, कैसे त्याग करना है, कैसे निष्ठापूर्ण काम करना है। झूठ कम बोलना है, पूरा तो नहीं कम कर सकते बट थोड़ा कम बोलना है, सच बोलने की कोशिश। और इसीलिए शायद 60 साल से प्यार करते हैं इस परिवार को। भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 बीजेडी के पास है तो 1 कांग्रेस के नाम है। भुवनेश्वर के वोटर के मन में क्या है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। सुरक्षा ही सबसे बड़ा मेजर इशू है। हाँ, सो इट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन दैट। अनएम्प्लॉयमेंट में आपका इन्फ्लेशन है, सब कुछ है जो जैसा है आप किससे परेशान है सबसे ज्यादा, कौन से ज़्यादा इन्फ्लेशन से। जब से हम लोग इधर से आए देखा तो ये बहुत पुराना था, अभी तो पूरा इतना डेवलपमेंट हुआ है, मतलब बोलो ही मत। तो नवीन पटनायक तो बहुत अच्छा है। तो मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ थोड़े बहुत कंपनी से भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आईटी अभी बन रहा है, हब बन रहा है ये, पर लग रहा है अभी भी वो टाइम है। अभी मतलब बाहर से लोग आके यहाँ जॉब करते हैं, पर यहाँ के लोगों को ज़्यादा जॉब नहीं मिल रहा। 1977 तक भुवनेश्वर सीट कांग्रेस के पास रही। इमरजेंसी के बाद देश का मूड बदला और भुवनेश्वर के वोटरों का भी। फिर यहाँ से कभी सीपीएम जीती तो कभी कांग्रेस। 1998 के बाद बीजू जनता दल ने यहाँ अपना वर्चस्व कायम कर लिया, लेकिन 2019 में यहाँ बीजेपी का कब्जा हुआ। भुवनेश्वर ओडिशा की राजनीति का एपिसेंटर है। भुवनेश्वर लोकसभा सीट पर काबिज होना राजनीतिक लिहाज से प्रतीकात्मक माना जाता है। इसी शहर से राज्य की दशा और दिशा तय होती है। पिछले चुनावों में इस सीट को बीजेपी ने अपने नाम कर ओडिशा में बढ़ती जमीन का प्रतीक बनाया था। ऐसे में राज्य सरकार चला रही बीजेडी के लिए ये सीट चुनौती बनी हुई है। भुवनेश्वर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव यात्रा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है भुवनेश्वर के लोगों का पसंदीदा नाश्ता, और साथ ही एक बस अड्डा ऐसा जो दिखता है बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा। आज चुनाव यात्रा का पड़ाव है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। अगर आप भुवनेश्वर में हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों का पसंदीदा नाश्ता दही बड़ा जरूर चखें।
और साथ ही हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे बस अड्डे पर जो दिखता है बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा। अगर आप भुवनेश्वर में हैं तो ये स्ट्रीट फूड आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसे कहते हैं उड़ीसा का दही बड़ा। ये आम तौर पर दही बड़ा जो हम खाते हैं नॉर्थ इंडिया में वैसा नहीं है। इसमें है बड़ा, उबले हुए आलू, मटर की घुगनी, सेव और प्याज, और ये एक बहुत ही लोकप्रिय नाश्ता है। मेरे साथ एक परिवार है जो इसका मजा उठा रहे हैं। दही बड़ा ये कैसे अलग है? क्योंकि दही बड़ा मतलब हमारे लिए होता है दही और बड़ा, लेकिन उड़ीसा का दही बड़ा क्या अलग होता है? यहाँ थोड़ा अलग है दूसरे स्टेट से। ये बेसिकली उड़ीसा का कटक जो है डिस्ट्रिक्ट, कटक डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिटी है। इसमें बड़ा आता है, बड़ा का ऊपर एक होता है मटर का जो करी है उसका थोड़ा सा देते हैं। फिर ये आलू दम जो होता है, आलू दम सबसे टेस्टी होता है। फिर उसका ऊपर दही थोड़ा मिलाते हैं, कुछ नमक या और जैसे कि और कुछ स्पाइसेस ऐड किया जाता है। तो आपको क्या पसंद है, खट्टा मीठा? कौन सा दही बड़ा पसंद है? मीठा। मीठा क्यों पसंद है? क्या अच्छा लगता है इसमें? घर में अच्छा बनता है, मम्मी अच्छा बनाती है कि बाहर का अच्छा लगता है दही बड़ा? बाहर अच्छा लगता है। बाहर का अच्छा लगता है। तो अगर आप आए उड़ीसा में तो दही बड़ा जरूर ट्राई करें। पहली नज़र में लगेगा कि मैं एक एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं भुवनेश्वर के बाबा भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल में। और ये जो बैठने का इंतज़ाम है ठीक उसी तरह है जैसे हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए बैठने का इंतज़ाम होता है। और बाहर अगर हम आपको नज़ारा दिखा पाए, यहाँ पर बसें ठीक उसी तरह लगी हैं जैसे एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट्स को पार्क किया जाता है ताकि यात्री इस पर सवार हों और फिर यहीं से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड करते हैं। तो एक हाईटेक बस अड्डा क्या होता है भुवनेश्वर से, ये सीधी तस्वीर है आप तक। और यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं और जल्दी वो अपना टिकट कटवाएंगे और बस पर सवार होकर अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। चुनाव यात्रा में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।